हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंस का क्लास 8 का चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग से कब मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे क्लास 9th में टॉप करने के बाद। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी आंसर होगा आप लोग हमेशा पॉइंट में लिख के आइएगा। आप 100% कह रहा हूँ, नंबर कटने के बहुत कम चांस रहते हैं, है ना, मतलब ना के चांस रहते हैं अगर आप पॉइंट में लिखते हैं। 3 नंबर का है 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट। 5 नंबर का है 5 पॉइंट, मतलब कि ऐसे पॉइंट करके लिखते जाना है। ठीक है, जब इस तरह लिखते हैं तो मैम को पता होता है कि या सर को पता होता है कि बच्चा पढ़ा है। आप कुछ भी लिखेंगे, बस पॉइंट में लिखेंगे तो नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर कहता है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि पॉल्यूशन का मतलब होता है गंदा होना। क्या गंदा हो रहा है? हवा और पानी। सबको पता है भाई हवा कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। जब हम लोग गांव में जाते हैं तभी हमको साफ़ हवा मिल पाता है, यानी कि फ्रेश हवा मिल पाता है। ऐसा लगता है कि कहाँ पर आ गए हैं, एकदम पूरा बॉडी फ्रेश हो जाता है। वही चीज़ पानी भी है। जब तक हम गांव में नहीं जाते हैं तब तक शहर का जो पानी रहता है, टोटी वाला या टैप वाला जो वाटर रहता है, वो पीने लायक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। ठीक है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में जो पानी होता है हमारे हैंडपम्प का, वो काफ़ी पीने लायक होता है। वहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो शहर के लोग हैं या गांव के भी कुछ लोग हैं, लेकिन शहर के ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन को, यानी कि हवा को और पानी को दूषित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पानी गंदा कहाँ हो रहा है? समुद्र वाला पानी। वहाँ का दुनिया भर का कचरा जो होता है ना, एक दिन का या साल भर का, ला के समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से समुद्र का पूरा पानी गंदा हो जाता है। और इसमें से जितने भी मछलियाँ हैं, जितने भी जानवर रहते हैं समुद्र में, बेचारे मारे जाते हैं। ठीक है, तो सब कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहे हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए पूरे वातावरण को गंदा कर रहा है। तो इसी के बारे में चैप्टर में पढ़ना है। तो कह रहे हैं यहाँ पर 2 लड़के हैं जो आपने जानते हो पहले से, पैरी और भूजो। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बारे में जानने के लिए कि ताजमहल मतलब आगरा में कितना खूबसूरत है। ये 7 वंडर्स में, 7 वंडर यानी कि नहीं होता, आप लोग सुने होंगे, दुनिया का 7वां अजूबा जिसे कहते हैं। तो 7वां अजूबा कौन है? हमारा ताजमहल है, जो भारत में है। ठीक है, भारत का नाम इससे क्या होता है? गौरव में बढ़ता है, यानी इसका नाम होता है ताजमहल की वजह से। लेकिन हम इंसान इतने ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दिए हैं हवा और पानी का, जिसकी वजह से जो ताजमहल का जो कलर है, ताजमहल कैसा है, किस कलर का है? सफ़ेद कलर का। वो पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, चमकता था। लेकिन अब जब जाएंगे आगरा घूमने, ताजमहल को देखने, देखेंगे ताजमहल हल्का सा पीला पीला हो गया, यानी कि उसका जो साइन है वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। क्यों ख़त्म हो गया? इसी के वजह से ख़त्म हो गया, क्योंकि जो हवा है और जो पानी है वो हम लोग बहुत ज़्यादा दूषित कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिए हैं। जिसकी वजह से जब बारिश होता है तो बारिश का सब गंदा पानी कहाँ पे गिरता है? ताजमहल पे गिरता है। जिसकी वजह से धीरे धीरे आने वाले 10, 20, 25 सालों में भी क्या होगा? ताजमहल पूरी तरह से येलो हो जाएगा। पहले पे क्या था? वाइट था, जिसकी वजह से लोग जब देखते थे उसको तो अचंभित हो जाते थे कि यार कितना मतलब औसम बनाया है इसको। लेकिन आप जब देखने जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा येलो कलर का हो गया है, क्योंकि जो हवा और पानी क्या है, इंसान उसको गंदा कर दिया है अपने फ़ायदे के लिए। इसके बाद आता है पानी। के तो हवा का हो गया, पानी में भी वही काम है। पानी भी इतना हम लोग गंदा कर चुके हैं कि पानी अब पीने लायक नहीं है, यानी कि नॉर्मल पानी हम नहीं पी सकते जब तक वो फ़िल्टर ना हो। अगर नॉर्मल पानी हम लोग पीते हैं तो क्या होगा? हमको कई तरह की डिजीज़ हो जाएंगी। डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो ख़राब हो जाएगा, हमारा जो फेफड़ा होगा वो ख़राब हो जाएगा, हमारा जो गुर्दा होगा जो पानी को क्या करता है, फ़िल्टर करता है हमारे बॉडी के अंदर, वो ख़राब हो जाएगा और हमको कई तरह की बीमारियाँ घेर लेंगी। तो ये सब कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। पानी को भी गंदा कर रहे हैं और हवा को भी गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो आता है एयर पॉल्यूशन, यानी कि हवा जो है कैसे गंदा हो रहा है, कैसे इंसान उसको गंदा कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम बिना खाने के, यानी कि जो हमारा फूड है उसके बिना भी हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं। कुछ दिन यानी कि हफ्ता भर, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं आराम से। लेकिन बिना हवा के हम मैक्सिमम से 20 मिनट से आधा या 1 घंटा से ऊपर हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा है कि हम सर्वाइव रह सकते हैं कुछ समय तक किसके से बिना, फूड के बिना, लेकिन बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट विदाउट एयर, यानी कि बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा एकदम से नहीं रह सकते। हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये जानते हुए भी इंसान क्या कर रहे हैं? हवा को और ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो हवा हमारा 100% हवा सबको पता है, उस 100% में से कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन और कितना और सारी गैसेस मौजूद है यहाँ पर बताया गया है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6, 7 में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी दिया गया है। कह रहा बाई वॉल्यूम, यानी कि अगर 100% मान लेते हैं क्या है हमारा हवा है, तो उस 100% में तो 78% क्या है? हमारा नाइट्रोजन है। सबको पता है 78% क्या है? नाइट्रोजन भरा हुआ है पूरे वातावरण में। ठीक है,
78% में से ये हो गया। अब बचा कितना, अब जितना भी बचा होगा उसमें से 21% कितना है, ऑक्सीजन है, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे प्लांट सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे मेन सोर्स यही है हवा का, ऑक्सीजन नहीं, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो वो कितना है, 21% है, जिसमें से वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या हो चुका है, अब गंदा हो चुका है, यानी कि दूषित हो चुका है। ये हो गया 78, हो गया 21। बाकी जो बचा कुचा गैस आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और ओजोन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि भाप, ठीक है, जो समुद्रों से भाप निकलता है वो मौजूद है। ठीक है, किसमें, हवा में। तो ये सारी गैसेस क्या क्या रहती हैं, हवा में प्रेजेंट रहती हैं। तो वही कह रहा है 78% नाइट्रोजन है, 28% का ऑक्सीजन है। अब बाकी जो गैसेस बचती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है कि कैसे हवा जो है पॉल्यूटेड होता है, यानी कि जो हवा हमारा वो कैसे गंदा होता है। तो वही कह रहा है हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, यानी कि जो हमारा हवा है वो कैसे गंदा होता है। देखो कह रहा है, जो देखो जो हवा को गंदा करते हैं ना वो उसे कहते हैं कंटामिनेट। क्या कहते हैं, कंटामिनेट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हवा को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, यानी कि गंदा कर रहा है। तो उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट, जो गंदा कर रहे होते हैं। और जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेंट हम क्या किसको कहेंगे, जो हवा को गंदा कर रहे होते हैं। जैसे कि जंगल में आग लग जाता है, तो जंगल में आग लगने के कारण उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 निकलता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो नेचर में वातावरण में फैल जाता है और क्या करता है, सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। तो सबसे पहले तो यही हो गया, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया। उसके बाद स्मोक, स्मोक यानी कि धुआं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो इंसान गाड़ियाँ चलाते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, उससे जो धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, डार्क कलर का, वो भी क्या करता है, तो वातावरण में जाके मिल जाता है और ऑक्सीजन के लेवल को घटा देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। वैसे ये जो फैक्ट्री जो दिखाई दे रही है इस फिगर में, फैक्ट्री के जो धुआं है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में घुल जाता है और सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो हमने देखा कि क्या हो, जंगलों के आग लगने के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, फैक्ट्रीज़ के द्वारा या और भी चीज़ें जो हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, स्मोक पैदा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जाके वातावरण में मिल जाती हैं और ऑक्सीजन के लेवल को घटा देती हैं और बाद में सांस लेने में दिक्कत होता है। तो इस तरीके से जो हमारा हवा है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, यानी कि गंदा हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि सम टाइम, यानी कभी कभार क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से होते हैं। भाई इंसान तो ये कर ही रहे हैं, फैक्ट्री के द्वारा और गाड़ियों के द्वारा जंगल में आग लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली हो जाती हैं, गलती से नेचर के द्वारा हो जाती हैं। तो क्या क्या है, फॉरेस्ट फायर है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी कभार जून के महीने में, जुलाई के महीने में, ठीक है, तो जंगल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से उसमें आग लग जाता है। तो एक आग लगता है बस एक माचिस की तिल्ली जितना और पूरे जंगल को क्या करता है, जला देता है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे भी एयर पॉल्यूट हो जाता है। उसके द्वारा जो वोल्केनिक इरप्शन है, यानी कि जो वोल्केनो वगैरह हैं, जब फटते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में डार्क धुआं निकलता है, यानी काले कलर का धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर हमारा पॉल्यूट हो जाता है। तो एक दोनों क्या है, नेचुरल ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेचुरली एयर पॉल्यूट हो रहा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेचुरली हवा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो फॉरेस्ट फायर कर सकते हैं आप, और वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, जिसकी वजह से वोल्केनो वह फटता है। वही पूछ लेगा कि ऐसे कौन सी हैं जिसके इंसानों की वजह से हो रहा है, तो फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्मोकिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सबसे क्या हो रहा है, हवा हमारा गंदा हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जब एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, यानी कि जब हवा गंदा हो जाता है, उसके वजह से मेनी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, यानी कि कई सारे पेट की दिक्कतें, शरीर की दिक्कतें क्या होने लगती है, पैदा होने लगती है इस एयर पॉल्यूशन के द्वारा। भाई जाहिर सी बात है, जब हवा गंदा हो जाएगा, उस गंदे हवा को जब अपने अंदर भरेंगे नाकों के जरिए, सांस लेने के जरिए, वो हवा अंदर जाएगा और हमारे ऑर्गन्स जितने होंगे, चाहे वो गुर्दे हो गए, चाहे लंग्स हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, वो क्या करेगा, उसे गंदा करेगा और उसे बेकार कर देगा, जिसकी वजह से हमको कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं और बाद में हम क्या होता है, अस्थमा वगैरह हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। अब देखो फिर कहता है कि व्हीकल मतलब होता है गाड़ियाँ, चाहे 2 व्हीलर हो गई, चाहे 4 व्हीलर हो गई, चाहे ट्रक हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गया। कह रहा है जो व्हीकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी कि हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत खतरनाक होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। सोचो जो व्हीकल्स हम लोग चलाते हैं, सोचो हर इंसान के पास आजकल जितने भी इंसान हैं दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। कितने हैं, 800 करोड़ लोग हैं, और 800 करोड़ लोगों में से कम मान के चलो तो 400 करोड़ लोगों के पास क्या होगा, गाड़ियाँ होंगी,
ठीक है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कोई भी ऐसे गाड़ियाँ हैं जिसमें से CO2 निकलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सोचो जब ये 400 करोड़ लोग चलते हैं रोड पे, तो 400 करोड़ गाड़ियों में से ये सब गैसेस निकलती हैं जो हवा में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जब 400 करोड़ गाड़ियाँ चलती हैं रोडों पे, सड़कों पे, तो सोचो उससे कितना ज़्यादा मात्रा में हवा गंदा हो रहा होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ से कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही हाई लेवल्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और साथ ही साथ स्मोक निकलता है। ये सारी गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक क्या करती है, हवा में मिल जाती है और हवा में मिलने के बाद पूरी हवा को क्या कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, दूषित कर देती हैं और उस हवा को क्या बना देती हैं, पॉइजनस यानी कि जहरीला बना देती हैं। जब उसे हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम जहर को अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये क्या है, बहुत ही खतरनाक गैस है, जिसकी वजह से जब ये अंदर जाता है तो हमारे क्या करता है, हमारे ब्लड को कैपेसिटी जो होती है उसको बढ़ा देता है और कई सारी बीमारियों को हमारे अंदर डाल देता है। और ये कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है। फिर देखो आगे वाले कह रहा है जो भूजो है, यानी भूजो जो लड़का है, कह रहा है कि मैंने देखा है कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर यानी कि वही हमारे जो ठंडी का मौसम आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कह रहा है उस महीने में जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा स्मोक आ जाता है, यानी कि ओस पड़ने लगता है। ओस नहीं पड़ता है ठंडी के मौसम में। तो कह रहा है जो ओस होता है वो जानते हो किससे बनता है, नहीं जानते हो, चलिए जानते हैं। कह रहा है जो स्मोक होता है वो बनता है स्मोक यानी कि धुआं और फॉग से। जब दोनों को मिला देते हैं तो हमारा स्मोक बनता है। अब देखो स्मोक क्या है, स्मोक बनता है कई सारे गैसेस, खतरनाक गैसेस से, जैसे कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उस गैसेस से बनता है कौन, स्मोक, जिसकी वजह से जो क्या होता है हवा में मिल जाता है और हवा को दूषित कर देता है। जब यही हवा हम अपने अंदर लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो क्या करता है, हमको अस्थमा दे देता है बीमारी, कफ यानी खांसी दे देता है, और वीजिंग इन चिल्ड्रेन यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका नाक बहने लगता है। तो ठंडी में किस लिए हमारे खांसी आने लगता है, नाक बहने लगता है और भी चीज़ें होने लगती है, इसी वजह से, क्योंकि जो स्मोक होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारे अंदर जाते हैं तो हमको अस्थमा बीमारी दे देते हैं, हमको सर्दी दे देते हैं, हमको खांसी दे देते हैं। तो इसी वजह से हमको ठंडी में ज़्यादातर खांसी सर्दी होती रहती है, ठीक है। और यह एक कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है। फिर कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि इसके साथ साथ बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री यानी कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, किसके लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए। क्योंकि उन फैक्ट्री से, उन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। लिखा भी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाई कम्बसन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। ये जो गैसेस निकल रही हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कैसे निकलती हैं, क्योंकि उस फैक्ट्री में कोयले का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कोयला देखते हैं ना, कोयला काला काला रहता है, तो कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है और हमें कई सारी बीमारियाँ दे जाती हैं। तो ये कह रहा है इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, यहाँ तक कि जो हमारा लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, वो हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं इन गैसेस के द्वारा, ठीक है, जो कि इन फैक्ट्री से निकलती हैं। ये तो हो गया फैक्ट्रीज़। अब इसके अलावा यानी कि फैक्ट्री के अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। देखो उसके बाद आती है हमारा पॉल्यूएंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा कार्बन, क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन, और कार्बन यानी कि 3 गैसेस एक साथ निकलती हैं और तीनों गैस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। जो क्लोरीन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जहर की तरह काम करता है। फ्लोरीन वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, और कार्बन तो खतरनाक होता है, इसीलिए इसको तीनों जोड़ के क्या कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी कि CFC। एक किससे निकलता है, ये निकलता है किससे, रेफ्रिजरेटर किसको बोलते हैं, फ्रिज, जो हमारे घर में क्या रखा रहता है, फ्रिज रखा रहता है, उससे ये गैसेस निकलती हैं। एयर कंडीशनर यानी कि AC जो हमारे घर में होती है, उससे गैस ये निकलती है। एरोसॉल स्प्रे, ठीक है, CFC डैमेज द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। ये जो तीनों गैसेस हैं, AC से, जो हमारा फ्रीज होता है उससे, इन सबसे गैसेस निकलती रहती हैं और ये क्या करती हैं, ये ख़राब करती हैं ओजोन लेयर को। अगर ओजोन लेयर डैमेज होता है तो ओजोन लेयर से क्या होगी, जो सूरज की हार्मफुल रेज होंगी, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट UV रे बोलते हैं, वो धरती पे आएगा और धरती पे जिसके अंदर जाएगा उसको क्या कर देगा, कैंसर दे देगा। कैंसर बीमारी सुने हैं ना, कैंसर बहुत खतरनाक होता है। तो ओजोन लेयर को ये सारी गैसेस घटाती हैं और जैसे वो जो रोशनी होगी सूरज की UV रेज जिसके अंदर जाएगी उसको कैंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो देखते होंगे जो बड़े बड़े स्टार रहते होंगे या कोई भी इंसान रहता होगा, उनको कैंसर की बीमारियां होती रहती है। तो कैंसर की बीमारियां क्यों होती हैं? इसी की वजह से होती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घरों में एसी और फ्रिज रहता है, जिसकी वजह से वो गैस निकलता रहता है और यूवी रेस आता रहता है और उनको कैंसर देता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए अपने घर से। तो ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन का कारण, यानी किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है। अब आते हैं केस स्टडी। किसका केस स्टडी? ताजमहल का। कैसे ताजमहल क्या होता? पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अब भी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा येलो हो गया है, यानी कि हल्का हल्का येलो होना शुरुआत हो गया है। जब आप बड़े होंगे, मतलब बड़े के जब आपका मैरिज शादी उदी हो जाएगा, आज से लगभग 20 से 25 साल बाद, फिर जब जाएंगे आप घूमने ताजमहल पे, तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पहले से क्या हो गया, पीला हो गया है। तो उसका खूबसूरती क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। लिखा भी है ओवर द लास्ट पास्ट 2 डिकेड, यानी कि पिछले 200 सालों से। डिकेड मतलब होता है एक डिकेड में 100 साल होते हैं, तो 2 डिकेड यानी कि 200 साल। कह रहा 200 सालों से इंडिया का सबसे फेमस, यानी कि सबसे फेमस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं अमेरिका से भी और बाहर देशों से भी, यहाँ तक कि भारत के लोग भी उसको देखने जाते हैं, वो क्या है, ताजमहल है, जो कहाँ लोकेटेड है, आगरा के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा, वहीं पे ताजमहल बसा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो हमारा हवा गंदा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो वाइट मार्बल्स हैं वहाँ के, जो उसमें लगा हुआ मार्बल्स, उसको कहते हैं संगमरमर। तो जो संगमरमर है वो क्या होगा, डिस्कलरिंग हो जाएगा, यानी कि आने वाले समय में क्या होगा, सफ़ेद से पीला होने लगेगा वो। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाई पॉल्यूटेंट, यानी कि दूषित हवा से जब एयर गंदा हो जाता है, उसकी वजह से बस जानवर या इंसान कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, उनको भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो वही कह रहा है कि इससे भी जो हवा गंदा हो रहा है वो बस इंसानों या जानवरों को या नेचर को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। जो हमने क्रिएट किया है, अपना हिस्ट्री क्रिएट किया है, इतना ब्यूटीफुल ताजमहल बनवाया है वो थी ने, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे येलो पड़ रहा है, उसका ब्यूटी ख़त्म हो रही है। किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। देखो आगे कह रहा है, आगरा से लगभग 20 नहीं तो अभी मान को चलो 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्या क्या बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ। मथुरा जानते हैं ना, वृंदावन मथुरा। तो वहीं पर कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री किस चीज़ का है? वो फैक्ट्री है किसका, रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स का है, केमिकल्स का है, और मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। यानी कि देखा जाए तो 5, 6, 7 फैक्ट्री हैं। उन फैक्ट्रीज से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब गैसेस निकलती हैं। कौन से गैसेस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस चलती चलती कहाँ तक पहुँचती हैं? आगरा तक पहुँचती हैं। आगरा में जब ये गैसेस पहुँचती हैं तो वहाँ का जो वातावरण रहता है उसको गंदा कर देता है, जिसकी वजह से जो ताजमहल है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे गंदा हो रहा है। तो कोई पूछता है कि ताजमहल कैसे गंदा हो रहा है, तो बता सकते हैं कि वहाँ से 30-60 किलोमीटर दूर क्या है, मथुरा है। वहाँ पे कई सारी फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री किसकी है? रबड़ की है, ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों की फैक्ट्री है, केमिकल्स की फैक्ट्री है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे, जिसकी वजह से उन फैक्ट्री जब चलती हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उन गैस की वजह से क्या होता है, ताजमहल येलो पड़ रहा है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो रही है। तो खूबसूरती कैसे ख़त्म होती है? जो गैसेस है ना, हवा में मिल जाती हैं, एयर को गंदा कर देती हैं, एयर पॉल्यूट कर देती हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होता है तो वो बारिश एसिड रेन के फॉर्म में होता है, यानी कि जो एसिड बन जाता है। एसिड समझ रहे हैं ना, एसिड बेस साल्ट हमने पढ़ा था। तो एसिड के फॉर्म में उस ताजमहल पे गिरता है, और ताजमहल पे गिरने के बाद जब कोई जाहिर सी बात है, एसिड कहीं भी गिरेगा तो उसका जो कलर होगा वो हटा देगा। तो वही जब एसिड की बारिश होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की जब बारिश होती है, तो वो बारिश क्या करती है, उस खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। इसीलिए ताजमहल क्या हो रहा है, धीरे धीरे येलो हो रहा है सफ़ेद से। देखो यहाँ पे लिखा है, एसिड रेन कोरोड्स मतलब कि सड़ाना होता है। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट, यानी कि जो मॉन्यूमेंट का मार्बल है उसमें लगा हुआ संगमरमर, वो क्या कर रहा है, उसको सड़ा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं। यानी कि उस मार्बल को भी क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। कैंसर यानी कि मार्बल की खूबसूरती ख़त्म हो रही है। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मटेरियल, यानी कि जो मैटर है उसमें वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मथुरा का जो ऑयल रिफाइनरी है और बाकी जो फैक्ट्री हैं उस मार्बल को क्या कर रही है, येलोइंग कर रही है। येलोइंग यानी कि धीरे धीरे पीला कर रही हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद था मार्बल, पहले की फ़ोटो जब देखेंगे ताजमहल का तो बहुत ज़्यादा क्या था, सफ़ेद था, लेकिन अब क्या हो गया है, येलो हो गया है। जिसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है ना, जो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का, उसने ऑर्डर दिया है, उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस ताज को बचाने के लिए। इस ताज को बचाने के लिए यानी कि उस ताज की खूबसूरती को बचाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए हैं जिसको हम देखते हैं आगे। देखो यही है ताजमहल। कई लोग तो बच्चे गए होंगे घूमने, जो नहीं गए हैं वो अब आने वाली गर्मियों को जो छुट्टी होगी उसमें जाइएगा, देखिएगा। अभी जाइए और फिर 25 साल बाद जाइएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको। तो ये ताजमहल देख रहे हैं ना किस तरह हो गया है। अभी भी इससे अच्छा है लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या क्या किया है उसने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो कोयला यूज़ कर रहे हैं, कोयले की वजह से ही ना इतना कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी फैक्ट्री है वहाँ पे, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस कोयले की जगह पे आप यूज़ करिए क्या, CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप कोयले की जगह पे CNG या तो LPG का इस्तेमाल करिए, या जो ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री हैं वो भी क्या करें, इससे मतलब कि CNG और LPG को अपना लें। बाकी जो कोयला है उसको यूज़ ना करें, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है ताजमहल है वो बचा रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उन फैक्ट्रियों को कि कोयला का यूज़ ना करें। किसका यूज़ करें, CNG और LPG का। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या मतलब है कि हरे कलर का इफेक्ट। देखो ये कैसे होता है। देखो आप जानते होंगे जो सूरज की रोशनी आती है वो कहाँ तक आती है, पृथ्वी के सरफेस तक आती है। ठीक है, पृथ्वी के सरफेस तक आती है। जब पृथ्वी तक सरफेस तक आती है तो पृथ्वी क्या करती है, उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अगर मान लो 100% रोशनी आ रही है, 100% रोशनी में से 50% क्या कर लेगा, पृथ्वी अपने पास रख लेता है वो रोशनी को। ठीक है, ताकि पृथ्वी गर्म रहे। बाकी जो 50% बचती है उसको वापस भेज देता है। कहाँ भेज देता है, वापस, यानी कि ऐसे टकरा के मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक है, और ये क्या हमारा सूरज है। तो यहाँ से जब रोशनी आती है, मान लीजिए 2 रोशनी आई तो एक रोशनी टकरा के वापस चली जाएगी और एक रोशनी क्या होगा, एक रोशनी यहीं पर रह जाएगा। तो जो टकरा के वापस जाती है, तो अगर मान लो मौसम साफ़ रहा, यानी कि जो हवा अगर शुद्ध रहेगा तो वापस चली जाएगी। लेकिन अगर हवा गंदा हो जाएगा, हवा पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो जो रोशनी जा रही है वो जा नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होगा उस क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जो मान लेते हैं हमारे अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर है जहाँ पर कई सारे गैसेस मौजूद है। ठीक है, जब रोशनी यहाँ से निकलना चाहेगी तो ये गैस क्या करेगा, उस रोशनी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको निकलने ही नहीं देगा। अब सोचो 100% रोशनी क्या कर रहा है, पृथ्वी पे ही रह जा रहा है। यानी कि 50% हमारा जो पृथ्वी है वो अपनी तरफ अपने पास रख ले रहा है, बाकी जो 50% है वो एटमॉस्फेयर रख ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। गर्म यानी कि वार्म हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ हिस्सा, और बाकी कुछ हिस्सा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इनटू स्पेस में। लेकिन रिफ्लेक्ट कब होगा, जब हमारा वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा वो फ्रेश रहेगा, हल्का रहेगा। वही जब एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है, जब जिसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, तो एयर पॉल्यूशन क्या करेगा, उस गर्म हवा को या गर्म रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसलिए जून जुलाई में क्या होता है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। गर्मी क्यों होता है, इसी कारण होता है, क्योंकि गर्मी में क्या होते हैं, मैक्सिमम लोग AC वगैरह का यूज़ करते हैं, फ्रिज वगैरह का यूज़ करते हैं, AC ज़्यादा चलाते हैं, और गाड़ियों में जो AC चलता है वो भी AC चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो जब सूरज की रोशनी पड़ती है पृथ्वी पे, तो सारा का सारा लाइट क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो गर्मी का टेम्परेचर रहता है कभी कभी कहाँ तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो हीट है, यानी कि जो गर्माहट है वो ज़रूरी है पृथ्वी के लिए, लेकिन एक्सेस मात्रा में जब हीट हो जाएगा, एक्सेस मात्रा में जब CO2 बच जाएगा तो वो नुकसान करेगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो हमें फ़ायदा करेगा, लेकिन कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करेगा। वही चीज़ किसके साथ होता है, रोशनी के साथ भी होता है। जब सूरज की रोशनी 50% रुकती है तब पृथ्वी को अच्छा खासा मौका मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, लेकिन वही रोशनी जब पूरी तरह से यहीं पर बंद हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पृथ्वी को नुकसान करता है। और नुकसान का फ़ायदा किसको भुगतना पड़ता है, जानवरों को, इंसानों को, जंगलों को। किसकी वजह से, इंसानों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो CO2 है, CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो लोग फैला रहे हैं, वो हवा में बहुत ज़्यादा पहले से मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, जो हमारा सनरेज रहता है, जो सूरज की रोशनी रहती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
भाई जाहिर सी बात है, जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्पेस में वो रोशनी जा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नहीं कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसी की वजह से बढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर क्या है और पॉल्यूट हो रहा है। उसके बाद से जब सूरज की रोशनी आ रही है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस सनरेज को यानी सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ पकड़ के रख लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ के 50 डिग्री तक हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वहीं देखो कई जगह लिखा है CO2 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 CO2। तो कहने का मतलब यही कह रहा है कि जो पेड़ है वो एक लिमिटेड मात्रा में ही अब्जॉर्ब कर, आप सुने होंगे ना कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पेड़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके CO2 को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के तौर पे, वैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, CO2 को सांस की तरह लेते हैं। लेकिन वो कितने भाई दिन भर थोड़ी ना लेंगे, वो उनका भी एक लिमिटेशन रहता होगा। जैसे हम लोग लिमिटेशन लेते हैं 24 घंटा ही तो सांस लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ना। तो वैसे ही पेड़ भी होते हैं, जब एक्सेस मात्रा में CO2 हो जाएगा तो उनको भी क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो वही कह रहा है, जब CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो सूरज की रोशनी भी क्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैप होने लगती है, फंसने लगती है पृथ्वी पे ही, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वही लिखा है, एज द रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पता चल गया ना क्या होता है, जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है किसकी वजह से, CO2 की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है जो मैंने पहले बता दिया है, कह रहा है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी हमने देखा पीछे ना, जिसकी वजह से टेम्परेचर गर्म हो जाता था, कह रहा है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या होता है, CO2 होता है। यानी कि CO2 की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो CO2 गैस हो MCQ में हो सकता है आ जाए, या वन वर्ड में आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, CO2 होता है। अभी देखना CO2 हर जगह लिखा था, CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो इस चीज़ को देखते हुए जब सरकार को पता चला, सरकार मतलब हर कंट्री का सरकार, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उन लोगों ने एक क्या किया, एक संगठन बैठाया, एक डील किया। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड वाइड का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फैसला लिया कि सब कंट्री मिल के क्या करेंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होगा और सारी की सारी गाड़ियाँ किस में चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलेंगी, यानी कि विद्युत से चलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, जिनको बोला गया द काइटो प्रोटोकॉल इन सच वन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, काइटो प्रोटोकॉल, जिसमें कहा गया कि क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा एमिशन को, किसके एमिशन को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यानी कि CO2 का यूज़, यानी कि CO2 का जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाएगा। कई सारे कंट्री ने क्या किया, प्लेज लिया, प्लेज यानी कि वादा किया। और वादा कैसे किए उन्होंने, देख ही रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। टेम्परेचर हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो लिखा भी है, टेम्परेचर बाई इवन अ लिटिल एट 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट, यानी कि हर साल कुछ न कुछ मात्रा में क्या हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, घट नहीं रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। और बढ़ते 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 जब 50 पार हो जाएगा हमेशा के लिए, 50 से नीचे आएगा ही नहीं, तब दिक्कत होगा आने वाले समय में। इसके बाद टॉपिक आता है व्हाट कैन बी डन, यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही तो कह रहा है ना, व्हाट कैन बी डन। वहीं अब लिखा है व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सबसे पहले जो हम पेट्रोल डीजल और कोयला का यूज़ कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस कम यूज़ करें, कम यूज़ करने का समय गया, अब क्या करना पड़ेगा, हमको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरी इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, फ्यू ईयर अगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम। कह रहा दिल्ली में पहले के टाइम में क्या होता था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, जो अभी भी होता है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बताया गया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली पहले बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी था, लेकिन अब उतना सिटी मतलब पॉल्यूटेड नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, आने वाले समय में क्या होगा, फिर से पॉल्यूटेड हो जाएगा। सिंपल सा बात क्या है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो अपने बना के लिख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ समझना ज़रूरी है। जब समझ जाएंगे ना तो अपने बना के लिख सकते हैं पॉइंट में। तो हम कैसे कम सकते हैं, हम ये लिखेंगे पॉइंट में एग्ज़ाम में कि कोयला, पेट्रोल और डीजल तीनों का यूज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। और उसकी जगह पे हमको लिथियम की बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी या किसी ऐसे या हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों, यानी कि क्या हुआ, तीन चीज़, कोयला, पेट्रोल और डीजल की जगह पे हम क्या ला सकते हैं, लिथियम की बैटरी का यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है,
और जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन फ्यूल का है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, CO2 इसमें से प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यानी कि CO2 इसमें से पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो हमारा एयर पॉल्यूशन होगा वो फ्रेश रहेगा और एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। वही पे दिया भी है, अ डिसीजन का वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक CNG, यानी कि जो CNG की तरह जो गाड़ियाँ होती हैं उसका यूज़ हम लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। किसकी जगह पे, पेट्रोल डीजल और कोयले की जगह पे। देखो वही चीज़ लिखा है, अननीडेड पेट्रोल, यानी पेट्रोल की जगह पे CNG का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्या होगा, दिस मेजर है रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी, यानी कि जो हवा के जो शहर के जो गंदे हवा होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे। तो हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, CNG, LPG, लिथियम की बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ का क्या करना पड़ेगा, ईजाद करना पड़ेगा, ताकि हमें पेट्रोल, कोयला और डीजल से छुटकारा मिल सके और जिसकी वजह से हवा फिर से क्या हो सके, रिफ्रेश हो सके, ताज़ा हो सके, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है जिसको हम चुन रहे हैं एज ए CM के तौर पे, एज ए PM के तौर पे, उसको भी ये काम करना चाहिए कि हर सिटी का एक डाटा रखना चाहिए। हर सिटी का डाटा मतलब कि जहाँ जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, उन डाटा का रखना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जो आप लोग कोयला यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोग डीजल यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप लोग क्या यूज़ करिए, CNG यूज़ करिए। CNG, ठीक है, नेचुरल गैस होता है, उससे कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता है। LPG का इस्तेमाल करिए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कम से कम मात्रा में फ्यूल यानी कि CO2 क्या होगा, प्रोड्यूस होगा और जो एयर पोल्यूशन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का भी पूरा क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी मिल के क्या करना चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, ये तीनों चीज़ हमने देखा। अब यही चीज़ हम सेम देखेंगे किसमें, वाटर पॉल्यूशन में, यानी कि पानी दूषित करने में। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। कह रहे हैं आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि किस तरीके से जो वाटर है ना वो सबसे प्रीसियस रिसोर्स माना जाता है, यानी कि बिना खाना के हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा और पानी के हम मैक्सिमम से, मतलब हवा तो बात ही छोड़िए, 10 मिनट से 15 मिनट ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन बिना पानी के भी हम क्या रह सकते हैं, 2 से 3 दिन से ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। उस कीमती पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी उसको गंदा कर रहे हैं। कैसे गंदा कर रहे हैं, देखो लिखा है, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कई जगह पे पानी की कमी आ जा रही है। कमी यानी कि स्कार्स मतलब होता है कमी आना, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि लोगों की आबादी बढ़ रही है जिसके वजह से पानी की कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो कह रहा है, यू आल्सो स्टडी दैट वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर द वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ, यानी कि जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। नहाने के बाद जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद जो पानी बचता है वो भी क्या होता है, गंदा हो जाता है, वेस्ट में चला जाता है। इस तरीके से इंसान गंदा कर रहे हैं। लेकिन बाकी कुछ फैक्ट्री भी हैं जो पानी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गंदा करती हैं और वो सारा का सारा गंदा पानी किस में छोड़ देती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती में, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उसमें छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो भी पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं जो फैक्ट्री है, ठीक है, जो फैक्ट्री में पानी तो गंदा हो ही रहा है, ठीक है, इस फैक्ट्री में से जो पानी निकल रहा है वो तो गंदा ही है, लेकिन वो पानी किस में छोड़ दे रहे हैं लोग, बड़े बड़े नदियों में, जिसकी वजह से जो नदी का पानी है वो भी गंदा हो जा रहा है। इस वजह से वाटर पॉल्यूशन और ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल मानी कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस, खतरनाक, जहरीला सब्सटेंस सच एज सीवेज, सीवेज मतलब होता है नाली, ठीक है, नाली, टॉक्सिक केमिकल जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, सिल्ट, ठीक है, गेट मिक्सड विथ वाटर, वाटर से मिक्स हो जाते हैं उन नदियों के द्वारा, जिसकी वजह से द वाटर बिकम्स सॉल्वेट, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा है यहाँ पर अंग्रेजी में, द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। कह रहा है वो सब्सटेंस जो पानी को गंदा करते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि पानी कैसे गंदा हो जा रहा है और उसको क्या बोलते हैं, तो पानी कैसे गंदा हो रहा है, नालियों के पानी से, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल से, सिल्ट से, जिसकी वजह से वो पानी में जाके मिल रहा है दूसरे पानी में और दूसरे पानी को भी क्या कर रहा है, गंदा कर दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेड बोलते हैं। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक आता है, व्हाट डस वाटर गेट पॉल्यूटेड, यानी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पानी और ज़्यादा गंदा हो रही है। भाई अभी मैंने बताया है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, नालियों की पानी है, सिल्ट है, कचड़े हैं,
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। अब इसमें एक आता है केस स्टडी, किसके बारे में, गंगा के बारे में। गंगा सब लोग जानते हैं, गंगा नदी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ये भारत की सबसे शुद्ध नदी मानी जाती थी यानी कि पहले शुद्ध नदी था, अब नहीं है। क्यों नहीं है, ये गंगा देखो इस फिगर में दिखाया है, बहुत लंबा है इसका रास्ता, उत्तराखंड से निकलता है और गंगोत्री, हरिद्वार, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, वेस्ट बंगाल से जाते हुए, कोलकाता से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो ये पहले जो पानी था गंगा का, एकदम मानो अमृत माना जाता था, ठीक है। लेकिन 2000 के बाद से लेके, यानी 2000 के बाद से लेके ये पानी धीरे धीरे इतना गंदा हो गया कि लोग इसमें से पी भी नहीं सकते। लेकिन 2000 के पहले आने यानी कि आज से लगभग 40 या 35 साल पहले ये पानी लोग घर ले आते थे पीने के लिए, इतना साफ़ पानी था, इतना मीठा पानी था। लेकिन जब अब देखेंगे इस पानी को तो ये पानी इतना गंदा हो चुका है कि आप पीने का छोड़िए, इसमें आप नहा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि गंगा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत की जो सबसे फेमस नदी है वो गंगा है, ठीक है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला पार्ट्स है, डेली यहाँ के सारे लोग इसी पे क्या थे, बेस्ड थे, इसी पे अपना जीवन निर्भर करते थे। क्योंकि इसका जो पानी था हर जगह जाता था, या पूरा का पूरा खेत जा पूरी तरह से क्या था, हरियाली भरी हुई थी। अब भी भरी है लेकिन कम मात्रा में भरी है, पहले से कम हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि ये पानी पूरी तरह से गंदा हो गया, दूषित हो गया। क्यों गंदा हुआ है, क्योंकि अगल बगल जो इसके फैक्ट्रीज लगे हुए हैं ना, उन फैक्ट्री का सारा का पानी जो फैक्ट्री वाला होता है गंदा पानी, इसी गंगा में लोग गिराते हैं, जिसकी वजह से गंगा का सारा पानी क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है। जिसकी वजह से इसको देखते हुए जो वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि जो नेचर को बचाते हैं लोग, पूरी दुनिया में एक संगठन बना हुआ है WWF करके, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि नेचर को, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए बना हुआ है। तो वो बताती है कि आने वाले कुछ सालों में जो गंगा होगा क्या होगा, वो सबसे इंडेंजर्ड रिवर हो जाएगा। इंडेंजर्ड का मतलब है कि ऐसा रिवर जिसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। सोचो पहले लोग इसमें से पानी पीते थे, इतना मीठा पानी था, और अब क्या हो गया, कह रहा है कि ये इंडेंजर्ड में आ गया है, यानी कि ऐसा नदी जो किसी काम का नहीं रहेगा, उसमें से बस क्या होगा, बस केमिकल बहेंगे, बस केमिकल ही बहेगा, और पूरा पानी क्या होगा, गंदा हो जाएगा। और अभी भी कितना गंदा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड कह रहा है कि आने वाले 10 सालों में क्या हो जाएगा, ये पानी पूरी तरह से इंडेंजर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी छूने तक लायक नहीं रहेगा, वो इतना गंदा हो जाएगा। क्यों गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई सारे नालियों का पानी लिखा है ना, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, गार्बेज जिसे कहते हैं हम कचरा कूड़ा, और कई सारे फैक्ट्री का पानी, मरे हुए जानवर उसी में फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी वो बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है और वो पीने लायक भी नहीं रहता है। जिसकी वजह से उसमें जो एक्वाटिक लाइफ होता है, जो उसमें मछलियाँ होती हैं, जो उसमें जानवर होते हैं, जो उसमें मैरीन लाइफ होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है उस जहर की वजह से। तो आने वाले वही इसी सर इसलिए कह रहा है कि आने वाले समय में जो गंगा नदी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म मतलब पानी रहेगा लेकिन वो पानी प्योर नहीं रहेगा, और अब भी प्योर नहीं है। सोचो, इसको देखते हुए एक प्लान बनाया गया 1985 में। मैंने कहा था ना कि 30-35 साल पहले ये प्लान बनाया गया था। उस समय प्लान बनाया था, लेकिन अभी कोई भी प्लान का फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर प्लान ये अच्छे से बनाया गया रहता तो आज जो नदी है गंगा वो पूरी तरह से साफ़ हो गई रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा ना, एन एम्बिशन प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान। उस प्लान का क्या नाम दिया गया, गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा को किस तरह क्या करना है, सेव करना है। ये लॉन्च किया गया था 1985 में, यानी कि 20 इधर और 15 उधर, यानी कि 35 साल पहले ये लॉन्च किया गया था ये प्लान, ताकि गंगा को क्या कर दिया जा सके, साफ़ किया जा सके। लेकिन 35 साल बाद भी क्या हुआ, गंगा साफ़ नहीं है और ज़्यादा गंदा हो गई है। तो ऐसे ही कई सारे प्लान लाए गए, जैसे देखो यहाँ पर भी लिखा है, इट इज नोन एज नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा, ठीक है, NMCG 2016 में लाया गया था। 1985 में लाया गया, कोई काम नहीं आया। 2016 में लाया गया, कोई काम नहीं आया। जब ये लाया जाता है तो साल 2 साल के लिए बस काम होता है, उसके लिए बाद ये काम क्या होता है, बंद हो जाता है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है पानी, ये सब गंगा का पानी है। अब पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है, सोचो कितना गंदा पानी है ये। और पहले का पानी, यानी कि 40 साल 50 साल पहले का जो पानी इसमें देखेंगे आप, अपने दादा से पूछिएगा, अपने मामा से पूछिएगा, जो बूढ़े होंगे वो आपको बताएंगे कितना पानी शुद्ध था उस समय में। लेकिन अब क्या हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1985 में कौन सा प्लान आया था, गंगा एक्शन प्लान। फिर 2016 में आया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो ये 2 प्लान लाए गए थे गंगा को साफ़ रखने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे गंगा को जो सबसे ज़्यादा, मतलब देखो गंगा को गंदा करने वाले तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उन शहरों में जो सबसे ज़्यादा गंदा करता है वो है कानपुर। कानपुर जो नाम सुना होगा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है।
तो कानपुर ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, वहाँ पे लोग रहते हैं, और ऐसा शहर है वो जो सबसे ज़्यादा गंगा को क्या करता है, गंदा करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर, यानी कानपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, या गंगा को गंदा किया जाता है। क्यों गंदा किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज वगैरह प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उन फैक्ट्री का सारा गंदा पानी, केमिकल्स, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स जो हैं उस गंगा में फेंके जाते हैं, और गंगा क्या होता है, गंदा होता रहता है। ये होता है क्या, शहर। कह रहा अब इसके अलावा भी जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, गंगा को गंदा करते हैं। कैसे गंदा करते हैं, उसमें गंदा पानी डाल के, वॉशिंग, कपड़े धो के, ठीक है, रिवर में। और क्या करते हैं, गार्बेज, जो कपड़ा, जो गार्बेज मतलब समझ रहा है ना, जो कूड़ा वगैरह रहता है उसको फेंक देते हैं। फ्लावर्स जो सड़ जाते हैं उसको फेंक देते हैं। जो मूर्तियाँ होती हैं लक्ष्मी गॉडे और गॉडेस की, वो भी क्या होती हैं, उसमें फेंक देते हैं। पॉलीथीन जो रहती है, पॉलीथीन जानते हैं ना, सड़ने में कितना समय लगता है, हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं पॉलीथीन को सड़ने में। तो भी क्या करते हैं, उठा के गंगा में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा गंगा का पानी गंदा हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है कानपुर वाले में कि कानपुर में लगभग 5000 इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि लगभग 5000 इंडस्ट्रीज़ है। उस 5000 इंडस्ट्रीज़ में सारा का सारा पानी कहाँ होता है, गंगा में विसर्जित होता है। लिखा है ना, कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़, दिस इंक्लूड फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह, डिटर्जेंट, ठीक है, लेदर, चमड़ा जिसे कहते हैं, पेंट इंडस्ट्री, जो पेंट वगैरह होता है, घरों में पेंट होता है, इस सारा का सारा जो कचरा होता है इसका डिस्चार्ज किया जाता है किसमें, रिवर में, उस नदी में, गंगा में। इसलिए कहा जाता है कि कानपुर सबसे ज़्यादा गंदा करता है किसको, गंगा को, ठीक है। तो इस वजह से देखते हुए क्या हुआ, गंगा धीरे धीरे गंदा हो गया है, और आने वाले 20-25 सालों में, यानी कि 2050 तक क्या हो जाएगा, गंगा पूरी तरह से एकदम गंगा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बोला गया है इंडेंजर्ड, ले आना इंडेंजर्ड। सोचो आज से 50 साल पहले गंगा का पानी इतना मीठा था कि लोग घर ले आते थे पीने के लिए, और अब क्या हो गया है, अब लोग नहाते नहीं हैं, ठीक है भाई। ऐसे पानी में जाओगे तुम लोग नहाने, ऐसे मतलब क्या ही बोलें, अब इंसान है, लालच है, लालच से एक दिन ख़त्म होगा तो पता चलेगा। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। कहता है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। कह रहा पानी को मतलब एक होता है पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल मतलब पीने वाला पानी क्या होता है, और कैसे हम पानी को फिर से प्योरीफाइड कर सकते हैं। प्योरीफाइड यानी कि साफ़ सुथरा रख सकते हैं भाई, सारी बार फिल्टर का यूज़ करके, ठीक है। या तो जो केमिकल्स निकल रही थी उसका हम क्या करें, गंगा में ना फेंकें, जो चमड़ा है उसको गंगा ना फेंकें, जो सड़े हुए मरे हुए जानवर हैं उसको गंगा में ना फेंकें, जो पॉलीथीन है उसको गंगा में ना फेंकें, जो हमारा गंदा पानी है, जो नाली का पानी है, उसको गंगा में ना बहवाएं, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, गंगा फिर से साफ़ हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है। देखो यहाँ पर सिंपल सा डिफिनीसन लिखा है कि वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि ऐसा पानी जो पीने लायक हो उसे बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। मतलब ऐसा पानी जो क्या हो, पीने लायक हो, इसीलिए नाम भी है क्या, पोर्टेबल, यानी कि पीने लायक पानी। तो पोर्टेबल वाटर यानी कि दैट वाटर विच आर ड्रिंकेबल, यानी कि ड्रिंकिंग करने लायक हो। जैसे अपने घर का पानी जो होता है, गाँव का पानी होता है, जो नल में से पानी आती है, वो क्या होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, यानी कि आप बिना उसको फिल्टर किए हुए भी क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, पोर्टेबल वाटर है। तो एक नंबर में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर दिया डिड यू नो करके, आप लोग को जानना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। कह रहा दुनिया का जो 800 करोड़ लोग हैं, दुनिया में कितने लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है। कह रहा उन 800 करोड़ में से 25% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पानी नहीं पीते हैं, यानी कि साफ़ पानी नहीं पी पाते। क्यों नहीं पी पाते हैं, क्योंकि पानी गंदा है, या पानी वहाँ पर है ही नहीं, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, गंदा पानी उन लोग को पीना पड़ता है। तो वही कह रहा 800 करोड़ लोग, यानी कि 800 करोड़ में से 4 लोग को बांटोगे तो होगा 3.5 करोड़, यानी कि 2.8 के आसपास मान लो, यानी कि 280 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साफ़ पानी नहीं पी पाते हैं, यानी कि विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि 200-250 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गंदा पानी पी के अपना जीवन चलाते हैं। क्या करोगे, मजबूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे पानी को हम क्या कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं, यानी गंदा पानी कैसे हम साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहला था फ़िल्टर, यानी कि एक पॉपुलर जो घर होता है, हर घरों में, लगभग शहरों में मैक्सिमम जो घर रहते हैं उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, आरओ लगा होता है। तो सबसे पहले तो वही आता है कि हम आरओ का यूज़ करके पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं, ये हो गया पहला। उसके बाद क्या होता है, देखो अगर जिसके घर में आरओ नहीं है तो क्या वो कैसा क्या कर सकता है,
पानी को गर्म कर सकता है, यानी कि पानी जब आप गर्म करेंगे फिर उसको चाय छन्नी में छान लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, पानी पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, यानी कि पीने लायक हो जाता है। तो ये अब ये हो गया दूसरा, यानी कि क्या कर सकते हैं आप, पानी को, कोई भी गंदे पानी को आप बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करने के बाद उसको आप छन्नी से छान के पी सकते हैं, जिसमें से क्या होगा, जब आप बॉयल करेंगे तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे, जो भी क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जल के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जब आप पानी पियेंगे तो पूरी तरह से साफ़ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा दूसरा। और तीसरा चीज़ क्या है, उस पानी को हम क्या करें, प्योरीफाई कर दें, किसका यूज़ करके, क्लोरीनेशन का, यानी कि जो क्लोरीन होता है उसका यूज़ करके हम क्या करें, पानी को साफ़ करें, तो भी पानी क्या हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। वही लिखा है, मस्ट कॉशन वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड। कह रहा क्लोरीन का वाटर का यूज़ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन का यूज़ हमको नहीं करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं क्लोरीन का तो पानी क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं, पहला आरओ है, और दूसरा क्या है, पानी को उबाल सकते हैं, और तीसरा क्या है, क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो पानी हमारे घर में आता है ना, उसको हम क्या करें, पहली बात तो मतलब बेफालतू का क्या करें, उसको यूज़ ना करें, जिसको हम बोलते हैं क्या करें, रिड्यूस करें, यानी कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद आता है रीयूज़, यानी कि जो पानी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जो पानी बर्बाद हो चुका है, उसको इकट्ठा करें और फिर उसको क्या करें, उसको साफ़ करके रीयूज़ करें, यानी कि दोबारा उसको यूज़ में लाएँ, ठीक है। पहला क्या हो गया, रिड्यूस, दूसरा हो गया रीयूज़, और तीसरा है रिसाइकल, यानी कि जब पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है फिर उस पानी को क्या करें, रिसाइकल करें, यानी कि किस तरह से उसको साफ़ करके गाड़ी वगैरह को धोएं। जैसे मान लेते हैं हम जब नहाते हैं, ठीक है, तो पानी हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, उस पानी को हम कहीं इकट्ठा कर दें, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद उस पानी को साफ़ कर दें, फिर जब कहीं हम पानी के जब काम आता है, कई लोग अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, जानवरों को नहवाते हैं, या अपन घर वगैरह धुलते हैं, तो उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, रीयूज़ कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पानी का क्या कर रहे हैं, RRR, यानी कि देखो एग्ज़ाम में ऐसे आएगा, इसका मतलब बताओ, 3R का मतलब, यानी कि व्हाट इज मेंट बाई 3R, 3R समझ रहे हो ना, 3R का मतलब बताओ। तो 3R का मतलब यही होगा, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, यानी कि पानी का हम क्या करें, कम से कम इस्तेमाल करें, दोबारा उसको इस्तेमाल करें, और फिर दोबारा इस्तेमाल करने के बाद क्या करें, उसको दोबारा रिसाइकल करें। इस तरीके से हम पानी को अच्छी तरह से बचा सकते हैं और वो गंदा भी नहीं हो सकता, ठीक है। जिसकी वजह से पानी क्या करेंगे, बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं और पानी सेव भी होगा। तो 3R का मतलब ये होता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो बस इतना ही था चैप्टर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 9th में, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।